नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 17 देखने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट में। इससे पहले की जो सारी सेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी सेक्शन 17 में ही फ्रॉड को पढ़ा हुआ था, अगर उससे रिलेटेड करेंगे तो अपन को ज़्यादा याद रहेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। पहला क्लॉज बताता है कि जहाँ की किसी ऐसे वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा कोई परिसीमा काल विहित है। पहली बात तो ये क्लियर कर देती है कि यदि इस अधिनियम द्वारा किसी वाद या आवेदन के लिए, ये जो सेक्शन 17 है अपील पर अप्लाई नहीं होती है। वाद और आवेदन, इसमें स्पष्टतया लिख दिया गया है कि वाद और आवेदन के मामले में जहाँ की कोई टाइम बताया है कि ऐसा वाद या आवेदन इतने टाइम के अंतर्गत लगाया जाएगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ यदि कपट या भूल की जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो पहला क्लॉज ये बताता है कि वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यार्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है। वह जो वाद है वह वाद या आवेदन प्रतिवादी तो जानते ही हैं, ठीक है। एक वादी होता है जो वाद लगाता है और दूसरा प्रतिवादी जो उसकी प्रतिरक्षा करता है, उसको मना करता है। तो प्रतिवादी या प्रत्यार्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है। मतलब ये जो कपट किया गया है उस वाद या आवेदन में, तो किसके द्वारा किया गया है, प्रतिवादी के द्वारा किया गया है या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया है या प्रत्यार्थी द्वारा किया गया है, ठीक है। अब दूसरा क्लॉज बताता है कि उस अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है किसी यथापूर्वोक्त व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया है। दूसरा क्लॉज ये बताता है कि इन लोगों द्वारा जो फर्स्ट क्लॉज में डिफाइन किए गए हैं, प्रत्यार्थी, प्रतिवादी, अभिकर्ता, इन लोगों द्वारा कोई ऐसी जानकारी छिपाई गई है जिसके तहत अगर वह जानकारी ना छिपाते तो वादी को पता चल जाता कि मैं वाद लाने का अधिकारी हूँ, मतलब वाद लाने का अधिकार रखता हूँ। ऐसा वादी को पता ही नहीं चलने दिया। और किसने पता नहीं चलने दिया, प्रतिवादी ने पता नहीं चलने दिया या उसके अभिकर्ता लोगों ने पता नहीं चलने दिया। दूसरी सिचुएशन ये बोलती है। और तीसरी बताती है कि वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए हो। अब ऐसा है कि भूल के परिणाम से मुक्ति मतलब ऐसा है कि प्रतिवादी को पता ही नहीं था कि जैसे ए है, ठीक है, ए वादी समझेंगे और बी प्रतिवादी है और सी है, ठीक है। सी को बी ने सी को संपत्ति बेच दी है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बी ने सी को संपत्ति बेच दी है जो ए की संपत्ति थी। अब बी ने ऐसी संपत्ति बेची जो ए की संपत्ति थी, पर उसे पता ही नहीं था कि वो उसकी संपत्ति नहीं है, वो भूल से हो गई, उसे लग रहा था कि वो उससे है। ये एक एग्जाम्पल रखते हैं कि बी को पता ही नहीं थी कि ये ए की संपत्ति है, या फिर उसे ऐसा पता था कि वो बी की संपत्ति है, मतलब सद्भाव में उसके भूलवश ऐसी संपत्ति उसने सी को बेच दी है, ठीक है। यही थर्ड क्लॉज बताता है कि उस जो भूल की है उसको मुक्त कराने के लिए आवेदन करने के लिए बात की गई है। वादी या आवेदन के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज उसके कपटपूर्वक छिपाई गई हो। अब इसको एक एग्जांपल से हम वसीयत वाले दस्तावेज से समझ सकते हैं कि जैसे कोई वसीयत होती है, कोई व्यक्ति है जो कोई अपनी धन संपत्ति किसी के नाम लिख कर जाता है, तो लिख कर वह चला जाता है और उसकी मृत्यु के बाद ही वो प्रभावी होती है। अब यदि किसी कुटुंब के किसी वरिष्ठ, मतलब जो हेड होता है, उसने क्या किया है कि उस पर लिख दिया है कि मेरी ये संपत्ति छोटे बेटे या बड़े बेटे किसी को जाएगी, ठीक है। उसने ऐसा लिख दिया कि मेरी ये संपत्ति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जाएगी। अब जिसको जानी थी उसने क्या किया है, जिसको नहीं जानी थी, देखिएगा, जो हेड है फादर ने छोटे बेटे के नाम संपत्ति कर दी और बड़ा बेटा जो है वह नहीं चाहता था कि ए को ऐसी संपत्ति मिले, तो वो क्या करता है, जो बड़ा वाला बेटा है वह उस जो डॉक्यूमेंट है, वो वसीयत का दस्तावेज है, उसको छिपा देता है, ठीक है। तो इसमें वही बात की गई है, मतलब वसीयत की बात नहीं की गई है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि वादी या आवेदन के अधिकार को स्थापित करने के लिए, मतलब जो वादी है या आवेदक है उसके अधिकार को स्थापित करने के लिए, उसे अधिकार तो तभी मिलता जब वह डॉक्यूमेंट दिखा देता कोर्ट में। अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज उससे कपटपूर्वक छिपाए गए हैं, मतलब उसके बड़े भाइयों ने या कोई ने भी उस दस्तावेज को छिपा दिया है ताकि ऐसा कोई अधिकार इसको ना मिल जाए। तो यदि ये कंडीशन हो जाती हैं तो वहाँ पर परिसीमा काल कब से प्रारंभ होगा, वर्जित किया जाएगा, उसके बारे में बात की गई। वहाँ परिसीमा काल का चलना तब के बिना आरंभ ना होगा जब वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता चल ना जाए, यह सम्यक तत्परता से पता चल सकता था अथवा छिपाई गई मतलब ये है कि यदि ऐसी कोई फ्रॉड वगैरह किया गया है, मिस्टेक की गई है उस व्यक्ति के साथ, वादी के साथ ऐसा कोई किया गया है, कोई
इन चारों में से कोई भी कंडीशन हो गई है तो वहाँ पर परिसीमा काल तब से स्टार्ट होगा जैसे ही वादी को पता चल जाता है कि मैं इसके खिलाफ, इस प्रतिवादी के खिलाफ बात लाने का अधिकारी हूँ, ठीक है। या फिर उसने सद्भावपूर्वक ऐसे बरता था कि वो थोड़ी सी भी जांच पड़ताल करे तो उसे पता चल जाता कि फ्रॉड किया गया है मेरे साथ, तो उसी टाइम से उसका चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ दस्तावेज की बात आती है तो दस्तावेज की दशा में तब तक के बिना आरंभ न होगा जबकि छिपाई गई दस्तावेज के पेश करने या उसका पेश करने विवश किए जाने के साधन वादी या आवेदक को सर्वप्रथम प्राप्त ना हुए हों। मतलब यदि वह दस्तावेज हैं और जैसे ही उसे पता चल जाता है, ठीक है, वादी को पता चल जाता है कि पिताजी ने तो मेरे नाम संपत्ति की थी, वही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं वसीयत वाला दस्तावेज के मामले में, कि दस्तावेज में उस बच्चे को, उस छोटे वाले लड़के को पता चल जाता है कि जो पिताजी हैं, पिताजी ने संपत्ति मेरे नाम की थी और वह उस डॉक्यूमेंट को ढूंढता है, तभी तो वह कोर्ट में बता पाएगा कि ऐसी संपत्ति मेरे नाम हुई थी। अब उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो उस दशा में जैसे ही उसे डॉक्यूमेंट मिल जाता है वह विवश कर दे या फिर बड़े भाइयों को कि मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, जैसी भी कंडीशन हो, जैसे ही उसके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा दस्तावेज की दशा में और जैसे ही उसे फ्रॉड का या मिस्टेक का पता चल जाएगा उस टाइम के बाद ही ऐसी जो परिसीमा काल है उसका चलना आरंभ होगा। इसमें एक परंतु भी बताया गया है, परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसी संपत्ति की प्रत्युद्धरण की या उसके विरुद्ध कोई भार प्रवर्तित कराने के तत्समयत किसी व्यवहार को अपास्त कराने के बाद का संशोधित किया जाना या आवेदन का किया जाना शक्य नहीं बनाएगी। इसमें ये बात बताई गई है कि यदि कोई सद्भावी क्रेता है, ए की संपत्ति थी, बी ने सी को बेची थी, एग्जाम्पल हमने देखा है, बी ने सी को संपत्ति बेची थी, भले ही किसी वजह से बेची थी, ए बताता है कपट के द्वारा बेची थी, कपट किया था, जो बी है, बी ने क्या किया था, कपट किया था, ठीक है। अब बी ने यदि कपट किया था, जो सेकंड वाला वो बताता है, जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है भूल से, या फिर इसे पता ही नहीं था और इसने ये वाली इसकी संपत्ति इसे बेच दी थी, या फिर तीसरी बात है या फिर उसने छिपाया हुआ था वह दस्तावेज, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है और सद्भावी क्रेता है, अब इसने इसकी संपत्ति जो बी है, बी ने इसकी संपत्ति सी को बेच दी, कपट से बेची, भूल से बेची, किसी भी कारण से बेच दी। अब जो सी है, सी ने क्या किया है कि पैसे देकर वह संपत्ति खरीदी है। अब उस जो सद्भावी क्रेता है वह सद्भाव में था और उसे ऐसी कपट का पता नहीं था। फर्स्ट क्लॉज में यही बताया है कि यदि प्रतिवादी द्वारा, जो बी है, बी के द्वारा कपट किया गया था और कपट का किसे पता नहीं था, सी को पता नहीं था, जो क्रेता था उसे पता नहीं था, उसने सद्भाव में रहकर पैसे देकर ऐसी संपत्ति को खरीदा था, तो ऐसे सद्भावी क्रेता के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, मतलब उसे संपत्ति मिल जाएगी। अब जो सेकंड क्लॉज वो यही बताता है कि यदि जो बी है, ए ने बी ए की संपत्ति को बी ने सी को बेचा था, ठीक है, तो यदि भूल से, जो ए की संपत्ति थी भूल से बेची थी सी को बी ने, अब यहाँ पर बी की भूल हुई थी तो इसमें इसकी क्या गलती, इसने तो पैसा लिया था ना। अब जैसे ही इसने पैसा लिया था तो इसके सद्भावी क्रेता के अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं डलेगा, इसमें भी यही बात की गई है। अब जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है कि छिपाई गई दस्तावेज के मामले में ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफलें क्रय के द्वारा क्रय की गई जिसका ना तो छिपाने में ना हाथ था और ना क्रय, मतलब छिपाई गई जो दस्तावेज है, छिपाई गई जो दस्तावेज है, दस्तावेज किसने छिपाई थी, यहाँ पर जो दस्तावेज है प्रतिवादी ने छिपाई थी या उसके प्रत्यर्थी ने छिपाई थी या उसके सपोर्टिव अभिकर्ता ने छिपाई थी। यहाँ पर जो सद्भावी क्रेता था उसकी तो कोई गलती नहीं थी ना, उसने पैसा देकर वहाँ पर संपत्ति को खरीदा था। तो इसमें वही बात की गई है कि ऐसे छिपाए हुए दस्तावेज में जो सी है, सद्भावी क्रेता है, इसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने तो पैसे देकर और सद्भाव में किया हुआ है। यह किसी भी प्रकार से प्रतिवादी के साथ ऐसी भूल, कपट और छिपाई गई दस्तावेज के साथ सम्मिलित नहीं हुआ था। इसका सब क्लॉज सेकंड देखते हैं कि जहाँ की किसी निर्णीत ऋणी ने किसी डिक्री या आदेश या परिसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया हो, वहाँ न्यायालय उक्त परिसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णीत लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा काल को बढ़ा देगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव लगता है पर है नहीं है। इसको देखते हैं ये सेकेंड क्लॉज क्या बताता है। सेकंड क्लॉज में ये बताया गया है कि ए व्यक्ति है, ठीक है, और बी व्यक्ति है, ठीक है, जहाँ की किसी निर्णीत ऋणी, ये हो गया ऋणी, इसने बी ने किससे पैसे लिए, ए से पैसे लिए, ठीक है। निर्णीत ऋणी ने किसी डिक्री या आदेश का परिसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया।
अब क्या हुआ, इन दोनों में विवाद चल रहा था, न्यायालय में, कोर्ट में विवाद चल रहा था, ठीक है। कोर्ट में विवाद चल रहा था तो कोर्ट ने जो एक संपत्ति, डिस्प्यूटेड संपत्ति थी, वो ए को दे दी, ठीक है। अब ए को यदि संपत्ति तो दे दी, पर उसका निष्पादन, उसका कब्जा भी तो दिलाएगा। अब ऐसे निष्पादन के लिए जो ए के पास टाइम होता है, निष्पादन के लिए जो टाइम था, तो उस टाइम के अंतर्गत निष्पादन के लिए जो आवेदन लगाना होता है ए को, उसके लिए एक टाइम रहता है कि इतने टाइम के अंतर्गत जो ए है, जो व्यक्ति है जिसे निष्पादन, डिक्री निष्पादन कराना है, वो इतने टाइम के अंतर्गत न्यायालय में वाद लगाएगा। अब जब ऐसे वाद के लिए एक टाइम है और बी को पता है कि इस ऐसे निष्पादन के लिए कितना टाइम है, जो बी है, बी ए को, ध्यान से सुनिएगा, जो बी है, बी ए को ऐसी डिक्री का निष्पादन करने के लिए रोक देता है। कैसे रोकता है? या तो बलपूर्वक किसी भी प्रकार से बल का यूज़ करता है और उसे धमकी दे देता है। ऐसा मान लेते हैं बी जो है वो उस व्यक्ति को धमकी दे देता है, जो ऋणी है वह उस व्यक्ति को धमकी देता है कि तुमने अगर वह संपत्ति का निष्पादन कराया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो जाती है। या फिर क्या हो जाता है कि जो या तो वह धमकी दे देता है या फिर फ्रॉड कर लेता है, या फिर वो बताता ही नहीं है, छिपा लेता है किसी तरीके से कि निष्पादन का टाइम जो है वो कितना है। तो किसी भी प्रकार से जो ए है वो भुलावे में पड़ गया है, मतलब कपट हुआ है या उसके साथ बल का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से जो ए है वह अपनी डिक्री का निष्पादन नहीं करा पाया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यदि ए ऐसा नहीं करा पाया तो ए को जब भी पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है या फिर उसे इतना टाइम दिया था, तो वह 1 साल के अंदर, ये जो परंतु है वो यही बात करता है कि वह जो टाइम है उसका अपवर्जित कर दिया जाएगा माना, और उसे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। और परंतु ये बात करता है कि जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है उसके 1 वर्ष के अंतर्गत ही वह ऐसे वाद लाने का अधिकारी हो जाता है। इस सेक्शन को हम फिर से देखते हैं। फर्स्ट क्लॉज यहाँ पर सेक्शन 17 देख रहे थे, कपट या भूल का प्रभाव क्या होगा, ठीक है। जहाँ की परिसीमा बताई गई है किसी वाद या आवेदन के लिए, उस वाद या आवेदन में कोई अभिकर्ता द्वारा कपट किया जाता है, फर्स्ट क्लॉज बताता है। दूसरा वाद बताता है किसके द्वारा किया जाता है, प्रतिवादी, प्रत्यार्थी या अभिकर्ता के द्वारा कपट किया जाता है, जिस वजह से उसे पता नहीं चल पाता कि मेरा वाद लाने का अधिकार है। दूसरी बात बताता है कपट से उसको छिपाया जाता है, ठीक है। और तीसरी बात बताया है वाद लाने के अधिकार को छिपाया जाता है। और तीसरी बार बोलता है कि यदि भूल से उस व्यक्ति ने जो छिपा रहा है, जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी ने भूल से वह संपत्ति किसी अन्य को बेच दी है। और चौथी बात बताता है कि यदि कोई दस्तावेज है, जिस दस्तावेज को दिखाकर ही जो वादी है वह अपने ऐसे अधिकार को पा सकता था, उस दस्तावेज को छिपा दिया है प्रतिवादी द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा या प्रत्यार्थी द्वारा, तो वहाँ टाइम का जो परिसीमा काल चलना तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक ऐसे व्यक्ति को उस फ्रॉड का पता नहीं चल जाता, उस मिस्टेक का, मतलब इन कंडीशन का जैसे ही उसे पता चल जाता है, इसके बाद ही परिसीमा काल स्टार्ट होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब जो परंतु है वो ये बात करता है कि ऐसा परंतु है वो ये बात करता है कि यदि कोई सद्भावी क्रेता है, सद्भावी क्रेता द्वारा क्या किया गया था, सद्भावी क्रेता द्वारा उस संपत्ति को क्या खरीदा गया है, पैसे देकर, सद्भाव में रहकर और प्रतिफल के साथ उसने ऐसी संपत्ति को खरीदा था जिसमें कपट हुआ था, भूल हुई थी और दस्तावेज को छिपाया हुआ था। अब ऐसी कपट, भूल या छिपाना किसके, ऐसी कपट, भूल या छिपाना प्रत्यार्थी द्वारा, अन्य व्यक्तियों द्वारा, जो साफ प्रतिफल कब्जेदार क्रेता है, क्रेता इसमें सम्मिलित नहीं था, तो उसके अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो सब क्लॉज 2 है वो ये बताता है कि जैसे ही डिक्री किसी के व्यक्ति के पक्ष में कर देता है न्यायालय और उसकी डिक्री के निष्पादन के लिए जो समय है, उस डिक्री के निष्पादन में उस वादी को ऐसे वाद लाने का जो परिसीमा बताई गई है, तो जो प्रतिवादी है वो ये करता है, जो निर्णीत ऋणी है, निर्णीत ऋणी यहाँ पर पढ़ेंगे, जो निर्णीत ऋणी है वो क्या कराता है कि जो वाद लाने का ऐसा अधिकार है उसको रोक देता है। किस वजह से रोक देता है, या तो वह बल द्वारा रोक देता है या कपट द्वारा, उस व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता, तो तब तक परिसीमा काल स्टार्ट नहीं होगा। और जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है उसके बाद ही वह परिसीमा काल होगा, और पता चलने के 1 साल तक, परंतु यह तब जबकि ऐसा आवेदन यथास्थिति कपट का पता लगाने की वह बल प्रयोग के बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया गया हो। मतलब जैसे ही कपट और बल का प्रयोग हुआ था उस व्यक्ति के साथ, तो वह इसके 1 वर्ष के अंतर्गत ही न्यायालय में पहुंच जाता है डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने को, तभी इस धारा का उसे लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।